हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? क्या हालचाल? महिला पर्यवेक्षक के लिए आज हम कंप्यूटर के 150 से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने वाले हैं। मैंने पिछले कुछ दिनों में एक कंप्यूटर की मैराथन ली थी जिसमें मैंने 250 के आसपास क्वेश्चंस करवाए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे लोगों ने उसको प्यार दिया उस वीडियो को, और बहुत सारे लोगों के लिए शायद वो बेनिफिट रही होगी वीडियो। इसीलिए मैंने आज ये दूसरी मैराथन प्लान किया है, क्योंकि एक कल से आप लोगों की एग्ज़ाम है और ध्यान रखना है कि ये एग्ज़ाम से पहले वाली मैराथन है। मैंने बहुत रिसर्च करके 3 टॉपिक जो आप लोगों के सिलेबस में दर्शाए गए हैं, MS ऑफिस, एक है आपका इंटरनेट का सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन होना आपको या नॉलेज होना, और तीसरा है आपका मोबाइल से संबंधित जानकारी होना, है ना। तो ये 3 टॉपिक आप लोगों के इंपॉर्टेंट है और 3 ही टॉपिक को आपके जो सिलेबस है उसमें दर्शाया है। तो हम उन 3 टॉपिक को ही ध्यान से आज फोकस करके फटाफट स्पीड में कम समय में 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ध्यान रखना, एक ही वीडियो, सिंगल वीडियो होगी ये। आप लोगों की 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, जितनी देर लगेगी हम कंप्लीट उसको कर लेंगे। चलिए भैया शुरू करते हैं, सीधे आते हैं आज के हमारे क्वेश्चन पर। आप मुझसे अगर जुड़े हुए नहीं हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर, तो जुड़ जाइए। ये मेरा पर्सनली सोशल मीडिया अकाउंट है। हमने 4 नए बैच लॉन्च किए हैं, MPSI का, MP कांस्टेबल का, MP आबकारी आरक्षक का और MP फॉरेस्ट का। ये चारों बैच आप लोगों को बिल्कुल पूरी तरह से लाइव मिल जाएंगे। परफेक्शन एकेडमी का जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो चारों कोर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, इसके अलावा भी हमने बहुत सारे और भी कोर्सेज हैं जिनको चलाया है, बैच लॉन्च हुए हैं, जो लाइव चल रहे हैं, कुछ रिकॉर्डेड हैं। हमारा मैथ्स रीजनिंग का कंप्लीट कॉम्बो बैच लाइव चल रहा है। आपको मैथ्स और रीजनिंग सीखना है पूरी तरह से, आप सीख सकते हैं। आपको योद्धा बैच चाहिए जो मध्य प्रदेश की एग्जाम्स के लिए, व्यापम की एग्जाम्स के लिए, ये मिल जाएगा। SSC की एग्जाम्स के लिए बैच चाहिए, वो मिल जाएंगे। रेलवे की एग्जाम्स के लिए बैच चाहिए, वो मिल जाएगा। और भी बहुत सारे बैच हैं जो आपको परफेक्शन एकेडमी के ऐप पर मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे 49 का टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, और आप व्हाट्सएप वगैरह को ज्वाइन भी कर सकते हैं। 1 सेकेंड दीजिएगा, हम क्लास को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न, ठीक है। ये आ गया आपका पहला प्रश्न। मैं फिर कह रहा हूं, हम 150 से ज्यादा प्रश्नों को करेंगे और स्पीड से करेंगे, इसलिए बिल्कुल भी समय 1% भी आप वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। मैं डर गया। चलो, मोबाइल फोन में किस प्रकार की बैटरी अधिकतर उपयोग की जाती है? और मोबाइल संचालन से संबंधित जो आपका सिलेबस है उससे हम कुछ क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम MS ऑफिस पर आएंगे, उसके बाद हम इंटरनेट पर आएंगे, ठीक है। तीनों टाइप के मैंने क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। पहला, मोबाइल फोन में किस प्रकार की बैटरी अधिकतर उपयोग की जाती है? लिथियम आयन की, निकेल केडमियम की, लेड एसिड की, या सिल्वर जिंक की? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सर लिथियम आयन की। पिछली क्लास में भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन देखा था। लिथियम आयन की बैटरी आप लोग मोबाइल फोन में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, मोबाइल फोन के डिस्प्ले में आमतौर पर कौन सा टेक्नोलॉजी प्रयोग की जाती है? CRT, LED, OLED या प्लाज्मा? सर जो हमारा मोबाइल फोन है, हम मोबाइल फोन को देखते जब ऑन करते हैं ना, तो उसमें जैसे कुछ कुछ मोबाइल में ऐसा होता है आजकल कि कुछ कुछ जगह हमें लाइट दिखती है, कुछ कुछ जगह ब्लैक हो जाती है स्क्रीन। हम जब एक बटन दबाते हैं तो कुछ जगह और लाइट आ जाती है। इसे हम कहते हैं सर OLED, ठीक है। इसे OLED कहा जाता है। OLED का फुल फॉर्म क्या होगा? लाइट एमिटिंग डायोड, लेकिन O का मतलब होता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक होता है, हाँ। मैं अगर कंफर्म नहीं हूं तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। और ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, इसका मतलब ये होता है, ऑर्गेनिक नहीं होता है, कुछ और होता है, शायद मैं भूल रहा हूं। हाँ ठीक है। तो ये क्या काम करता है कि आपका मोबाइल के अंदर बैटरी को बचाने का काम करता है। जिस चीज की जरूरत है ना, उस चीज की लाइट को चलाएगा। जिस स्क्रीन की जरूरत नहीं है, जिस साइड की जरूरत नहीं, वहां पर ये ब्लैक रखेगा। तो उसे कहा जाता है सर OLED, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 3। मोबाइल फोन के इस्तेमाल में होने वाला मुख्य प्रोसेसर कौन सा है? सर मोबाइल फोन में होने वाला मुख्य प्रोसेसर है सर CPU, है ना। CPU, जब आपका मोबाइल आप चलाते हो तो उसके पीछे एक मदरबोर्ड होता है ना। उस मदरबोर्ड में जब भी हो जाता है कुछ खराबी, उसे हम क्या कहते हैं? CPU कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
मोबाइल में कौन सा सेंसर स्क्रीन को घुमाने के लिए जिम्मेदार होता है, जरा ध्यान से समझना। मोबाइल में कौन सा सेंसर स्क्रीन को घुमाने के लिए, जब हम रोटेट करते हैं मोबाइल को, वीडियो वगैरह देखने के लिए रोटेट कर रहे हैं मोबाइल को, तो मोबाइल को रोटेट करने के लिए कौन सा ऐसा सेंसर होता है जो स्क्रीन को घुमाने के लिए जिम्मेदार होता है। और ये सिर्फ मोबाइल में नहीं होता है, बहुत सारे उपकरणों में होता है। ठीक है, क्या नाम है इसका? जाइरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंटर या बेरोमीटर। आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा जाइरोमीटर। ये जाइरोस्कोप जो होता है ना, ये बहुत सारे उपकरणों को रोटेट करने का काम करता है। मोबाइल स्क्रीन को भी रोटेट करने का जो सेंसर होता है वो जाइरोस्कोप कहलाता है। ध्यान रखिए, कुछ क्वेश्चन जो आपको आज तक नहीं भी पढ़े होंगे वो भी ध्यान रहेंगे, क्योंकि आप लोगों की आगामी एग्जाम में बड़ी काम आने वाली है कंप्यूटर के 7 से 10 नंबर का कंटेंट। मोबाइल फोन में डेटा स्टोरेज के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हार्ड ड्राइव का, एसएसडी का, फ्लैश मेमोरी का या सीडी रोम का? सर मोबाइल फोन में डेटा को स्टोरेज करने के लिए सर हम फ्लैश मेमोरी का यूज करते हैं। फ्लैश मेमोरी का यूज किया जाता है मोबाइल में डेटा को स्टोरेज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, मोबाइल फोन में अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है सर? रैम, रोम, हार्ड डिस्क या फ्लैश मेमोरी? सर ये जो रैम है ना, ये अस्थायी मेमोरी है सर। ठीक है, रैम हमारी एक अस्थायी मेमोरी, बाकी द्वितीयक मेमोरी आ जाती है जो स्थायी मेमोरी होती है। अरे आप बंद करके चालू कर लोगे तो भी वो डेटा आपका रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 7, मोबाइल में एयरप्लेन मोड क्या काम करता है? हम एयरप्लेन मोड का क्या यूज करते हैं? एरोप्लेन मोड या एयरप्लेन मोड का यूज हम क्या करते हैं? एयरप्लेन मोड क्या करता है? सभी वायरलेस कनेक्शन को बंद कर देता है, केवल कॉलिंग को बंद करता है, केवल इंटरनेट को बंद करता है, स्क्रीन लॉक कर देता है। सर वो सारे ही वायरलेस कनेक्शन बंद कर देता है। जितने भी वायरलेस कनेक्शन है ना, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ये जैसे कि आप इंटरनेट बंद हो जाएगी, सिम बंद हो जाएगी, कॉलिंग बंद हो जाएगी, ये तो होगा ही होगा, लेकिन वायरलेस कनेक्शन और भी जितने होते हैं वो सारे बंद कर देता है। अगला, मोबाइल में ड्यूअल सिम सुविधा किसके लिए होती है? ड्यूअल सिम सुविधा मतलब 2 सिम कार्ड वाले मोबाइल किसके लिए होते हैं सर? 2 बैटरी उपयोग करने के लिए, 2 अलग अलग नेटवर्क का उपयोग करने के लिए, अधिक स्टोरेज के लिए, बेहतर कैमरा प्रदर्शन के लिए। सर 2 अलग अलग नेटवर्क का उपयोग करने के लिए ड्यूअल सिम सुविधा उपलब्ध होती है। क्वेश्चन नंबर 9, मोबाइल में सर IMEI नंबर का क्या उपयोग होता है? IMEI नंबर, हर एक मोबाइल का IMEI नंबर होता है। जब हमारा मोबाइल घूम जाता है तो उसको हमें क्या करने के लिए, वापस से मतलब हमारे मोबाइल को ट्रैक करने के लिए सर हम IMEI नंबर का यूज करना पड़ता है। तो नेटवर्क स्पीड बढ़ाने के लिए, मोबाइल की पहचान के लिए, बैटरी बैकअप के लिए, डेटा सिक्योरिटी के लिए, सर मोबाइल की पहचान के लिए, जैसे हमारे मकान का नंबर होता है ना, वैसे ही मोबाइल का IMEI नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आओ। मोबाइल में कैश मेमोरी का क्या कार्य होता है? मोबाइल में कैश मेमोरी का क्या कार्य करेगा सर? मोबाइल में कैश मेमोरी का क्या कार्य होगा? बैकग्राउंड एप्स को स्टोर करना, केवल फोटो सेव करना, बैटरी सेव करना, नेटवर्क सुधारना। सर बैकग्राउंड एप्स का स्टोर करना। कैश मेमोरी क्या करता है? बैकग्राउंड में चलने वाले एप्स को सुधार करता है या उनको स्टोर करता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है 4G नेटवर्क की अधिकतम स्पीड कितनी है? 4G जो हम चलाते थे, आजकल तो 5G आ गया। 4G नेटवर्क की अधिकतम स्पीड कितनी थी? सर 4G नेटवर्क की अधिकतम स्पीड थी 1 Gbps। 1 Gbps तक आप अधिकतम स्पीड जा सकते थे 4G की। और आजकल जो आपकी 5G जो आ गया ना आपका जमाना, इस 5G की अधिकतम स्पीड है सर 20 Gbps, है ना, 20 Gbps तक आप जा सकते हो सर। सोचो 1 Gbps यहाँ भी हुआ करता था, लेकिन इतनी मिलती ही नहीं थी। हमारे मोबाइल में ही बहुत अटक अटक के नेटवर्क चलता था 4G में। अब 5G आ गया है तो सब लोग 5G के दीवाने हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आओ। चलो नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 12, ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता था? ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता था? ब्लूटूथ कभी यूज किया है आप लोगों ने? आजकल आप हेडसेट जो होता है उसका यूज करते होंगे, ईयरफोन जिसे हम कहते हैं ना, या फिर हम ब्लूटूथ का हमारा कोई सिस्टम है जिसको हम कनेक्ट करके साउंड वगैरह सुनने के लिए, है ना। तो ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता था? वायरलेस डेटा ट्रांसफर, इंटरनेट ब्राउजिंग, बैटरी चेक चार्जिंग या कैमरा ऑपरेशन। सर वायरलेस डेटा ट्रांसफर। वायरलेस डेटा ट्रांसफर मतलब हम डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, हम संगीत सुन रहे हैं, है ना, लेकिन बिना वायर के सुन रहे हैं सर, ब्लूटूथ कनेक्ट करके। क्वेश्चन नंबर 13, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वाईफाई का पूरा नाम क्या है? जैसे हम वाईफाई कनेक्ट करते हैं ना, जब हमारे पास इंटरनेट खत्म हो जाता है, पास वाले को कहते हैं भाई तेरा हॉटस्पॉट ऑन कर दे, मेरा वाईफाई में ऑन कर लेता हूं। वाईफाई का पूरा नाम है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 14, मोबाइल में NFC मतलब नियर फील्ड कम्युनिकेशन का उपयोग क्या होता है? भाई NFC का उपयोग क्या होता है मोबाइल में? वायरलेस चार्जिंग, नजदीकी डिवाइस से डेटा ट्रांसफर, मोबाइल बैलेंस चेक करने के लिए या स्क्रीन लॉक करने के लिए। NFC इंग्लिश में जरा नाम को पढ़िएगा, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। आसपास के किसी
उपकरण से कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेशन करना मतलब डेटा ट्रांसफर करना, नजदीकी डिवाइस से डेटा ट्रांसफर करने के लिए एनएफसी का यूज किया जाता है सर। क्वेश्चन नंबर 15, मोबाइल में हॉटस्पॉट का उपयोग किस लिए किया जाता है? हॉटस्पॉट का यूज क्यों करते हैं सर? हम अपना मोबाइल का जो डेटा है सर वो किसी के साथ शेयर कर सकें, इसलिए हम सर हॉटस्पॉट का यूज करते हैं। इंटरनेट शेयर करने के लिए सर मोबाइल में हॉटस्पॉट का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 5G नेटवर्क में इस्तेमाल होने वाली उच्च फ्रीक्वेंसी कौन सी है सर? 5G नेटवर्क में उच्च फ्रीक्वेंसी कौन सी है सर जो हम यूज करते हैं? सर यहां आ जाएगा 30 गीगाहर्ट्ज, 30 गीगाहर्ट्ज जो है हमारी 5G नेटवर्क में यूज होने वाली उच्चतम फ्रीक्वेंसी है सर। क्वेश्चन नंबर 17, मोबाइल में वॉइस ओवर एलईडी है ना, वॉइस, हाँ जी, VOLED लिखा है ना, LTD लिखा है ना, इसका मतलब होता है वॉइस ओवर LTE। LTE इस किसका संकेत होता है? अच्छा, ये आप लोगों ने जरूर देखा हो वॉल्ट करके, VOLTE, इसका फुल फॉर्म होता है ये V4 होता है सर वॉइस, वॉयस भी लिखते हैं, वॉइस भी कहते हैं, वॉइस ओवर LTD, इसका मतलब होता है ये किसके लिए संकेत होता है सर? अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है वॉइस। वॉइस मतलब कि हम जब बात करते हैं किसी से टेलीफोन पर तो हमारी कॉलिंग सुविधा को सुधारने के लिए, देखो कॉलिंग क्वालिटी सुधारने के लिए, नेटवर्क की स्पीड कम करने के लिए, बैटरी खपत करने के लिए, या केवल टेक्स्ट मैसेज भेजता है? नहीं सर, ऑप्शन नंबर 1 कॉलिंग क्वालिटी सुधारता है सर। वॉइस ओवर LTD, LTE इसका मतलब होता है सर, ठीक है, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 18, मोबाइल में QR कोड स्कैन करने के लिए क्या आवश्यक थे? आप मान लीजिए मोबाइल से अगर QR कोड को स्कैन करना है, किसी शॉप पर गए, 50 रुपए का सामान खरीदा, 50 रुपए उसको QR कोड पर पे करना है, तो आपको क्या होना चाहिए आपके मोबाइल में? कैमरा, ब्लूटूथ, वाईफाई या हॉटस्पॉट? सर आपको ना QR कोड को स्कैन करने के लिए पहला कैमरा होना चाहिए। अगर आप मान लो नोकिया का 1600 में तो होता था, उससे पहले वाला कोई मोबाइल लेके चले गए जिसमें कैमरा ही नहीं था, तो फिर आप क्या यूज करोगे? उसको क्या स्कैन कर सकते हो? नहीं सर, तो कैमरा होना बहुत जरूरी है। हाँ, हॉटस्पॉट नहीं भी होगा तो चलेगा, वाईफाई नहीं भी होगा तो चलेगा, ब्लूटूथ नहीं भी होगा तो खुद का इंटरनेट तो होगा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GPS का फुल फॉर्म है ये, का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? लोकेशन ट्रैकिंग के लिए, डेटा सेव करने के लिए, वॉइस कॉलिंग के लिए, या बैटरी चार्जिंग के लिए? सर ये जो GPS होता है ना, इसका मतलब होता है लोकेशन को ट्रैक करना। आप अभी फिलहाल कहाँ पर हो, आप अपना लोकेशन या GPS ऑन कर लो, आपको कोई ट्रैक कर सकता है कि आप यहाँ हो, इस समय यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 पर आइएगा, मोबाइल में एयर ड्रॉप फीचर किस ऑपरेशन सिस्टम में उपलब्ध है? अच्छा, ये एयर ड्रॉप चीज क्या होती है सर? एयर ड्रॉप फीचर, मोबाइल में एयर ड्रॉप फीचर जो होता है ना, वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उपलब्ध होता है? तो ये जो एयर ड्रॉप है ना, ये iOS वर्जन, जो एप्पल के मोबाइल होते हैं ना, एप्पल के मोबाइल जो होते हैं ना सर, ये कनेक्ट करते हैं सर, इनमें होता है सर एयर ड्रॉप फंक्शन, ठीक है। मोबाइल में एयर ड्रॉप फीचर जो होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो किसमें होता है? iOS, एप्पल के मोबाइल में होता है सर। क्वेश्चन नंबर 21, मोबाइल फोन में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2FA भी लिखा जाता है इसे, इसका उपयोग किसके लिए होता है सर? 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसका यूज किसके लिए होता जाता है? 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पासवर्ड सेव करने के लिए, अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए, डेटा बैकअप के लिए, स्क्रीन ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए। मान लीजिए आपका कोई मोबाइल है, इसको आप क्या कर रहे हो? 2FA लगा रहे हो, मतलब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा रहे हो, मतलब दोहरा पासवर्ड लगा रहे हो। एक बार आप लोगों ने पासवर्ड लगा लिया, एक बार और पासवर्ड लगाएगा कोई व्यक्ति, आप लोगों के मोबाइल को एक बार अगर पासवर्ड खोल भी ले तो दूसरा पासवर्ड पता ना हो, ऐसा कुछ अगर लगा रहे हो तो ये इसका मतलब वो अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए सर आप 2FA का यूज कर रहे हो, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज कर रहे हो। मोबाइल में सर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का क्या कार्य होता है? एंटीवायरस किसके लिए होता है सर? वायरस को हटाने के लिए, वायरस को भगाने के लिए, वायरस को हमारे मोबाइल तक ना आने देने के लिए, वायरस से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। मैं सिर्फ आपको 150 प्लस क्वेश्चंस करवा रहा हूं, जिनमें मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जो बड़े काम की है ना। डिटेल में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर 250 प्लस क्वेश्चंस की एक मैराथन में पहले ले चुका हूं। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 23, मोबाइल में स्क्रीन लॉक का उपयोग क्यों किया जाता है? अच्छा, मोबाइल में स्क्रीन को लॉक क्यों किया जाता है, कभी सोचा है? नेटवर्क सुधारने के लिए, अनधिकृत उपयोग से बचने के लिए, बैटरी सेव करने के लिए, या कॉलिंग स्पीड बढ़ाने के लिए? सर अनधिकृत उपयोग से बचने के लिए। मान लीजिए अगर आपका मोबाइल लॉक नहीं है, लॉक नहीं किया आपने, तो और कोई व्यक्ति आपके मोबाइल का यूज कर सकता है। अरे आपके मोबाइल को लॉक नहीं किया ना, तो आप ही की कहीं उंगली वगैरह टच हो जाए, किसी को कॉल लग जाए, कहीं कोई फंक्शन चालू हो जाए, तो सर अनधिकृत उपयोग से बचने के लिए सर हम क्या करते हैं? मोबाइल में स्क्रीन लॉक का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मोबाइल फोन में फायरवॉल का क्या उपयोग होता है?
फायरवॉल क्या काम करता है सर? फायरवॉल का उपयोग किस लिए किया जाता है सर मोबाइल में? फायरवॉल का मतलब, ये फायरवॉल आप इंटरनेट से संबंधित है। फायरवॉल का मतलब आप समझ सकते हो अपने लैपटॉप में, अपने पीसी में, अपने मोबाइल में, सब में समझ सकते हो। फायरवॉल का मतलब क्यों यूज किया जाता है? इंटरनेट एक्सेस को नियंत्रित करने के लिए, बैटरी चार्ज करने के लिए, फोन का वजन कम करने के लिए, कैमरा क्वालिटी सुधारने के लिए फायरवॉल का यूज किया जाता है सर। इंटरनेट से जब हम इंटरनेट से जुड़ते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें हमसे कनेक्ट होती है सर। और ऐसे कोई हैकर, कोई क्रैकर, कोई मेलवेयर वगैरह, ये सारी चीज़ें ना हमारे साथ कनेक्ट हो जाती है, जिसे हम वायरस कहते हैं। तो ये वायरस से बचाने के लिए, इंटरनेट एक्सेस को नियंत्रित करने के लिए या नियंत्रण में चलाने के लिए सर हम फायरवॉल का यूज़ करते हैं। मतलब ये एक ऐसा गेट होता है जो वायरस या बाकी ये जो अनअधिकृत चीज़ होती है इनको हमारे पास आने से रोकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पर आइए। मोबाइल में इनक्रिप्टेड डाटा का मतलब क्या होता है? मोबाइल में इनक्रिप्टेड डाटा का मतलब क्या होता है? डेटा को सुरक्षित रूप से स्टोर करना, डेटा को हटाना, बैटरी की खपत कम करना, इंटरनेट स्पीड बढ़ाना। इनक्रिप्टेड डेटा का मतलब होता है सुरक्षित रूप से डेटा को स्टोर करना। डेटा को सुरक्षित रूप से स्टोर करना, उसे इनक्रिप्टेड डेटा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पर आइए। मोबाइल पर फिशिंग अटैक क्या होता है? मोबाइल पर फिशिंग अटैक क्या होता है? फिशिंग अटैक का मतलब क्या होता है? डेटा चोरी करने की एक प्रक्रिया है, नेटवर्क सुधारने का तरीका है, कॉलिंग फीचर है, या बैटरी सेविंग टेक्नोलॉजी है। सर ये जो दिया हुआ है ना फिशिंग अटैक, ये एक प्रकार का वायरस है या एक प्रकार का हैकर होता है सर, जो हमारा क्या करता है, डेटा चोरी करने की एक प्रक्रिया है, डेटा चोरी करने का काम करता है हमारे सिस्टम में सर। जो डेटा होता है उसको चोरी करके ले जाने का काम करता है सर ये फिशिंग अटैक। तो ध्यान रखिएगा ये एक प्रकार का वायरस है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आइए। मोबाइल में ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड का क्या यूज होता है? ओटीपी का फुल फॉर्म तो मैंने बता दिया, वन टाइम पासवर्ड। इसका उपयोग क्या होता है? हमारे मोबाइल में ओटीपी आता है जब हम किसी, जैसे मान लीजिए आप परफेक्शन एकेडमी ऐप को लॉगिन कर रहे हो तो ओटीपी आएगा, ओटीपी डाला, आपका एप्लीकेशन लॉगिन हो गया। बहुत सी बार आप बैंक वगैरह में जाते हैं, ओटीपी आता है। ओटीपी वन टाइम पासवर्ड क्यों आता है सर ये, या इसका क्या काम होता है? डिवाइस को अपडेट करने के लिए, सुरक्षित लॉगिन के लिए, बैकग्राउंड एप्स बंद करने के लिए, कॉल रिसीव करने के लिए। सर हम सुरक्षित लॉगिन के लिए, हमारा अकाउंट है, हम ही ओपन कर रहे हैं, हमारे ही मोबाइल पर ओटीपी आ रहा है, मतलब हम सुरक्षित तरीके से लॉगिन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28। मोबाइल में वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का क्या कार्य होता है? मोबाइल में वीपीएन का कार्य क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, नाम से ही पता चल जाता है, आधी अंग्रेजी में पूरा ऑप्शन छुपा होता है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इंटरनेट ब्राउजिंग को सुरक्षित बनाना, मोबाइल की स्पीड बढ़ाना, बैटरी चार्जिंग में सहायता, नेटवर्क बंद करना। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन का उपयोग क्या होता है? इंटरनेट ब्राउजिंग की सुरक्षित बनाना। भाई इंटरनेट को आप सुरक्षित बनाओ। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ये क्या होता है आप लोगों का? वीपीएन कहलाता है, जो इंटरनेट ब्राउजिंग को सुरक्षित बनाता है। बार बार आप लोगों का जो आईपी एड्रेस होता है वो अगर बदल दिया जाए तो कोई आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा, हैक नहीं कर पाएगा, बस यही तो हमें चाहिए सर। क्वेश्चन नंबर 29 पर आइए। मोबाइल में फैक्ट्री रीसेट करने से क्या होता है? फैक्ट्री रीसेट करने से क्या होगा? आपने कभी किया है मोबाइल में फैक्ट्री को रीसेट? फैक्ट्री रीसेट करने से क्या होता है? बैटरी बैकअप बढ़ जाता है, सभी डेटा डिलीट हो जाता है और फोन नए जैसा हो जाता है, नेटवर्क सिग्नल मजबूत हो जाता है, स्क्रीन ब्राइटनेस कम हो जाती है। सर सभी डेटा डिलीट हो जाता है। बैटरी, आपको अगर मोबाइल जिसे हम कहते हैं ना रीसेट करना या रीस्टोर करना, है ना, फैक्ट्री रीसेट का मतलब है सभी, पूरा मोबाइल पूरा नई तरीके से हो जाएगा। आपका ईमेल, जीमेल, फोटो वोटो सब हट जाएंगे साहब, कुछ भी नहीं बचेगा, पूरा नई तरीके से जैसा मोबाइल आता है वैसा हो जाएगा, फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर 30 पर आइए। मोबाइल में फाइंड माई डिवाइस फीचर किस लिए होता है? आपने यूज किया होगा कभी ना कभी फाइंड माई डिवाइस। बहुत सी बार आप लोग क्या करते हैं, आजकल स्मार्ट वॉच पहनते हैं तो अपने मोबाइल को वॉच से कनेक्ट करके रखते हैं। अपने मोबाइल में भी, अपनी वॉच में भी एक ऑप्शन होता है फाइंड माई डिवाइस या मोबाइल, और आप उसको कहीं पर रिंग करवा सकते हैं, है ना, उसमें से ध्वनि निकलवा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है बहुत सी बार आपका मोबाइल कहीं और जा रहा है या आपका मोबाइल कोई चोरी करके ले गया, अब आपको आपका मोबाइल ढूंढना है, तो आपको आपका मोबाइल का ईमेल आईडी पता होना चाहिए, पासवर्ड पता होना चाहिए। अब फाइंड माई डिवाइस पर जाओ, ईमेल आईडी डालो, पासवर्ड डालो, आपको पता चल जाएगा चोरी करके चोर कहाँ भाग रहा है। देखो देखो ये भोपाल तक चला गया, ये देखो अब इंदौर आ गया, ऐसे करके पूरा। जब तक वो मोबाइल बंद भी कर लेगा तो क्या फर्क पड़ता है, ईमेल आईडी और पासवर्ड तो अपना ही है ना, हमको तो पता ही है ना। तो फाइंड माई डिवाइस क्या करता है, मोबाइल को हम चेक कर सकते हैं सर कि हमारा मोबाइल कहाँ है, ढूंढ सकते हैं। बैटरी से जुड़ी समस्या के लिए नहीं, खोए हुए मोबाइल को ट्रैक करने के लिए जी सर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। मोबाइल फोन के सबसे लोकप्रिय 2 ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं? मोबाइल फोन में यूज होने वाले 2 ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं सर? विंडो और लिनक्स, एंड्रॉइड और आईओएस, सिम्बिनिया और ब्लैकबेरी, एमएस डोस और यूनिक्स। आपका करेक्ट आंसर आएगा एंड्रॉइड और आईओएस।
एक एप्पल के मोबाइल ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, एक एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं, iOS मोबाइल यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं। तो दो ही तो प्रकार के आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ ज़्यादातर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, गूगल प्ले स्टोर किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है? अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग गूगल प्ले स्टोर का यूज़ करते होंगे, कुछ लोग नहीं करते होंगे, क्योंकि वो लोग एंड्रॉयड वाले नहीं हैं। सिर्फ एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करने वाले लोग ही गूगल प्ले स्टोर का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा सर, और मान लीजिए अगर सर मेरे पास एप्पल ऐप स्टोर है तो, या मेरे पास आईफोन है, एप्पल का फ़ोन है, तो मैं किसका यूज़ करूँगा सर? एप्पल ऐप स्टोर का यूज़ करेंगे आप। एप्पल ऐप स्टोर का यूज़ करते हैं iOS, जो वर्जन iOS वाले जो मोबाइल होते हैं ना, एप्पल के मोबाइल होते हैं ना, वो लोगों के इसमें गूगल प्ले स्टोर नहीं चलता, उसमें चलता है एप्पल ऐप स्टोर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 पर आइए। एपीके एप्लीकेशन, एपीके फाइल का उपयोग किस ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है? ये एपीके फाइल का उपयोग जो है ना, ये किस लिए करते हैं सर हम? iOS में, विंडोज़ में, एंड्रॉयड में या ब्लैकबेरी में? सर आपके एंड्रॉयड में। हमारा जो मोबाइल होता है ना, हम उसमें एप्स डाउनलोड करते हैं। क्या डाउनलोड करते हैं? एप्स। और बाकियों में क्या डाउनलोड होता है? सॉफ्टवेयर, है ना। बाकियों में क्या डाउनलोड होता है भाई? एंड्रॉयड में एपीके फाइल, एप्स डाउनलोड होते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पर आइए। मोबाइल ऐप्स डाउनलोड करने का सबसे सुरक्षित तरीका कौन सा है? अगर आपको मोबाइल का ऐप डाउनलोड करना है तो आपका सुरक्षित तरीका कौन सा होना चाहिए सर? थर्ड पार्टी वेबसाइट, आधिकारिक ऐप स्टोर, ईमेल अटैचमेंट या यूएसबी ड्राइव? सर आधिकारिक ऐप स्टोर, चाहे वो गूगल प्ले स्टोर हो, चाहे वो एप्पल का ऐप स्टोर हो। भाई आधिकारिक अगर ऐप स्टोर है ना, तो हम मोबाइल ऐप्स डाउनलोड करने में वहां से सुरक्षित कर सकते हैं डाउनलोड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 के बाद 36 पर आइए। मोबाइल फोन में कौन सा वेब ब्राउजर सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? मोबाइल फोन में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला वेब ब्राउजर कौन सा है? वेब ब्राउजर लिखा है क्या? जी, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा या इंटरनेट एक्सप्लोरर? हम कहेंगे सर गूगल क्रोम। अच्छा, आईफोन से भी ज़्यादा संख्या किसकी? मोबाइल की, एंड्रॉयड की। और एंड्रॉयड वाले ज़्यादातर गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, तो गूगल क्रोम का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पर आइए। मोबाइल ऐप्स में डार्क मोड फीचर का उपयोग क्या होता है? डार्क मोड फीचर क्या होता है बताइए? डार्क मोड फीचर क्या होता है सर? बैटरी बचाने और आंखों की थकान कम करने के लिए। डेफिनेटली, आप मान लीजिए शाम के समय काम कर रहे हो, अब आपको एक तो ब्राइटनेस बहुत है, आंखों पर आ रही है, ब्राइटनेस कम कर देते हो, अब डार्क मोड का भी यूज़ कर लेते हो, जिससे क्या है ना, पूरी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, तो आंखों पर कम थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। और दूसरा, बैटरी भी बच जाती है, तो बैटरी भी बच जाएगी, आंखों की थकान भी कम हो जाएगी सर। क्वेश्चन नंबर 38 पर आइए। मोबाइल में क्लाउड स्टोरेज का क्या काम है? क्लाउड मतलब बादल, क्लाउड स्टोरेज का क्या काम है सर? डेटा ऑनलाइन स्टोर करने के लिए, बैटरी सेव करने के लिए, नेटवर्क स्पीड बढ़ाने के लिए, फोन का वजन कम करने के लिए। सर डेटा को ऑनलाइन स्टोर पर सेव करने के लिए या स्टोर करने के लिए सर हम क्लाउड स्टोरेज का यूज करते हैं। ये आपके मोबाइल में एक फंक्शन है, कभी आपने यूज नहीं किया हो तो करना। क्वेश्चन नंबर 39, मोबाइल में बैकग्राउंड एप्स क्या होती है? मोबाइल में बैकग्राउंड एप्स क्या होती है सर? वे एप्स जो बैकग्राउंड में चलती रहती है, स्क्रीन लॉक करने वाली एप्स, केवल कैमरा उपयोग के लिए ऐप, या केवल गेमिंग ऐप? सर वे एप्स जो बैकग्राउंड में चलती रहती है उन्हें कहा जाता है बैकग्राउंड ऐप। हम ना बहुत सी बार ऐसे एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लेते हैं जहाँ पर हमें सेल दिखता है, या जहाँ पर हमें ऐसे भी कहीं कोई लिंक पर क्लिक कर दिया और कोई ऐप डाउनलोड हो गई, कोई गेम वाले ऐप डाउनलोड हो गए, उससे ना हमारे मोबाइल में अचानक से ऐसे मोबाइल पड़ा हुआ है, कहीं ऐड आ रहा है, अचानक से आप किसी और फंक्शन को खोल रहे हो, वहाँ ऐड आ रहा है, कभी कभी आपका मोबाइल हैंग होने लगता है, कभी पता नहीं क्या ही हो जाता है, आपको ही समझ में नहीं आ रही है। तो सर ये बैकग्राउंड ऐप्स चल रहे होते हैं आपके मोबाइल में, ऐसे ऐप को हमें कभी भी डाउनलोड नहीं करना चाहिए, और हम उन सारे ऐप को जो काम के नहीं है उनको डिलीट कर दें, उनको अनइंस्टॉल करें, बाहर करें अपने मोबाइल से, ताकि अपना मोबाइल सेफ चले, और कुछ कुछ दिनों में हम मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट कर लें, रीसेट कर लें, है ना, उसका डेट ये जो होता है ना कैश मेमोरी, ये क्लियर कर लें ताकि हैंग ना हो हमारा मोबाइल। तो सर बैकग्राउंड ऐप्स का उपयोग क्या होता है? वे ऐप्स जो बैकग्राउंड में चलते हैं, भले ही दिख नहीं रहे हैं लेकिन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40, मोबाइल में डेटा सेविंग मोड का क्या उपयोग होता है? डेटा सेविंग मोड का यूज किसके लिए किया जाता है सर? मान लीजिए आपके पास डेटा बहुत कम बचा, अब आपको अगर डेटा यूज करना है तो इंटरनेट डेटा को कम यूज करके आपको 1 घंटा निकालना है, तो डेटा सेविंग मोड का आप यूज करते हो। बैटरी बचाने के लिए नहीं, इंटरनेट डेटा की खपत कम करने के लिए। जी सर, इंटरनेट डेटा की खपत को कम करने के लिए आप डेटा सेविंग मोड भी ऑन कर सकते हो। ये मोड भी आप लोगों में से किसी ने यूज किया होगा कि सर यार मेरा डेटा आधा 50% खत्म हो गया, 50% में मुझे आधा दिन निकालना है, तो डेटा सेविंग मोड ऑन कर लिया। उससे क्या होगा, जो आप लोगों के काम की चीज़ नहीं है या जो बहुत बड़ी फाइलें है वो आपसे पूछेगा कि भाई डाउनलोड करूँ कि रहने दो, आज तेरा वैसे भी डेटा खत्म हो गया, ऐसा करके। तो सर इंटरनेट डेटा की खपत को कम करने के लिए डेटा सेविंग मोड को ऑन करना होता है। मोबाइल फोन की बैटरी
लाइफ बढ़ाने के लिए कौन सा तरीका सही है? मतलब मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी होती है उसका बैकअप बढ़ाने के लिए। कोई व्यक्ति नहीं कहता है कि मैं सुबह चार्ज करता हूँ, दोपहर में मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है या शाम तक भी नहीं चल पाता है। तो उनके मोबाइल की जो बैटरी है, या तो वो काम बहुत करते हैं, चलाते बहुत हैं, या फिर वो चलाते नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं उनके मोबाइल की जो बैटरी है वो ना अब वर्क करना कम कर दिया उसने, तो उसकी लाइफ कम हो गई है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि मोबाइल फ़ोन की बैटरी लाइफ बढ़ाने के लिए कौन सा तरीका सही होगा? स्क्रीन ब्राइटनेस कम करना, बार बार चार्जिंग करना, मोबाइल गर्म होने देना, या अधिक ऐप्स खोलकर रखना। देखो मेरे भाई, वैसे तो मुझे चारों चीजें लग रही है। स्क्रीन ब्राइटनेस कम करना, बिल्कुल ये एक अच्छा तरीका है कि अगर आपकी मोबाइल की बैटरी की जो लाइफ है उसको अगर बढ़ाए रखना है तो स्क्रीन ब्राइटनेस कम कर लो आप। बार बार चार्जिंग करना ये तो गलत हो जाएगा, मोबाइल गर्म होने देना ये भी गलत हो जाएगा, अधिक ऐप्स खोल के रखना तो भी आपकी बैटरी ज़्यादा खपत होगी ना, इससे कम थोड़ी खपत होगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा कि स्क्रीन ब्राइटनेस कम करके रखो आप, इससे आपकी मोबाइल की जो बैटरी है ना वो बढ़े, मतलब उसकी लाइफ जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, मोबाइल चार्जिंग के लिए कौन सा पोर्ट सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? आज के समय मोबाइल चार्जिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला पोर्ट जो है वो USB टाइप सी है। हम जाते हैं कहीं पर तो क्या कहते हैं, मेरा मोबाइल चार्जिंग रखना है, कौन सा वाला चार्जर है? टाइप सी वाला यूज़ किया, खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 पर आइए, मोबाइल की बैटरी को जल्दी खराब होने से कैसे बचाया जा सकता है? मोबाइल की बैटरी को जल्दी खराब होने से कैसे बचाया जा सकता है? एक और प्रश्न आ गया इससे। हमेशा 100% चार्ज रखना, अत्यधिक गर्म होने से बचाना, लगातार चार्जिंग पर चलाना, कभी भी चार्ज ना करना। करेक्ट आंसर अत्यधिक गर्म होने से बचाना। आप मोबाइल को यूज़ करो लेकिन समय समय पर लिमिटेड करो। आपको अगर लग रहा है ना मुझे मोबाइल यूज़ करना है, आप थोड़ी देर करो, 15-20 मिनट, आपका मोबाइल थोड़ी देर वर्क किया, बैटरी भी उस समय उतरेगी, आपका इंटरनेट चलेगा, आपका ब्राइटनेस भी बड़ी रहेगी। जब काम नहीं है तो ब्राइटनेस कम कर दो, इंटरनेट बंद कर दो, आप लोग मोबाइल को रख दो, गर्म भी नहीं होगा, तो आपकी मोबाइल की लाइफ बढ़ जाएगी अपने आप। तो सर मोबाइल की बैटरी को जल्दी खराब होने से बचने के लिए सर अत्यधिक गर्म होने से बचना है, ऐसा नहीं 5-5 घंटे तक चलाए जा रहे हैं और फिर डिस्चार्ज हो गया फिर चार्जिंग रख दिया। चार्जिंग पे भी तो मोबाइल गर्म ही होता है भाई, आप वहां भी तो गर्म कर रहे हो, पहले ही गर्म कर चुके हो, अभी भी गर्म कर चुके हो, तो आपको क्या लगता है पूरा 100% उतारो फिर चार्ज करो, फिर उतारो फिर चार्ज करो, तो ऐसे तो मोबाइल खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पर आइए, मोबाइल को ओवर हीटिंग से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? ओवर हीटिंग, वही गर्म ज्यादा नहीं होने देना, अधिक गेमिंग और भारी एप्स का उपयोग कम करना, बिल्कुल यही तो करना चाहिए। लगातार चार्जिंग पर रखना नहीं, मोबाइल को ठंडे पानी में डालना गोपी बहू जैसे, एयरप्लेन मोड ऑन कर देना, नहीं सर, ओनली फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 45, मोबाइल की बैटरी जल्दी खत्म होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? आज मोबाइल मतलब सीख ही जाओगे तुम कैसे रखना है मोबाइल। मोबाइल की बैटरी को जल्दी खत्म होने से क्या है, मोबाइल की बैटरी जल्दी खत्म होने का मुख्य कारण क्या है? बैकग्राउंड ऐप का ज़्यादा चलना, स्क्रीन लॉक करना, कॉलिंग कम करना, फ़ोन का रीस्टार्ट करना। सर बैकग्राउंड ऐप का ज़्यादा चलना। मोबाइल की बैटरी जल्दी खत्म होने का एक मेन रीज़न ये भी है, हम बहुत से बार क्या करते हैं ना, अपना एक फ़ोटो बैकग्राउंड में लगा लेते हैं, वॉलपेपर जिसे हम कहते हैं, या कोई ऐसा वॉलपेपर लगा लेते हैं जिसमें कोई नाच रहा है, कहीं घड़ी चल रही है, कहीं कोई लाइव वॉलपेपर लगाओगे तो बैटरी ज़्यादा खींचेगा। आप सादा सिंपल लगाओ, जो भी फोटो, अगर आपका फोटो लगाना है लगा लो, देखो बैटरी तो सारे वॉलपेपर खींचेंगे, लेकिन आप ये जो ऑनलाइन वॉलपेपर का यूज़ करोगे ना ये ज़्यादा ही खींचेगा। तो ऐसे भी कोई आप अपने मोबाइल में ऐप्स मत चलाइए या बैकग्राउंड ऐप्स मत चलने दीजिए जिससे आपका मोबाइल बिना काम के ही बैटरी खींच रहा है। आप 10 मिनट वीडियो देख रहे हो काम की, उस समय अगर बैटरी जाए तो समझ में आती है, लेकिन उस 10 मिनट में पीछे कोई गेम चल रहा है, बैकग्राउंड में चलते हैं बहुत सारे गेम ऐप्स, तो वो ऐप्स चल रहे हैं तो फिर आपकी बैटरी डबल स्पीड से खींची जा रही है। हम बहुत सी बार नहीं कहते मेरा इंटरनेट बहुत जल्दी उड़ रहा है, इंटरनेट उड़ने का एक ही रीज़न नहीं है कि आप खाली अपने सामने जो मोबाइल चला रहे हो उसी से जो डेटा जा रहा है वो, आपके बैकग्राउंड ऐप भी तो इंटरनेट उड़ा रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखो। तो बैकग्राउंड ऐप्स का ज़्यादा चलना ये सबसे बड़ा इसका खतरा है। मोबाइल में फास्ट चार्जिंग तकनीक किसके द्वारा संभव होती है? फास्ट चार्जिंग तकनीक कह रहा है, वायरलेस चार्जर, USB टाइप सी और PD जिसे हम पावर डिलीवरी तकनीक कहते हैं, ब्लूटूथ या स्क्रीन रिजोल्यूशन कम करना। सर USB टाइप सी और PD जिसे हम पावर डिलीवरी कहते हैं, उस तकनीक के यूज से हम फास्ट चार्जिंग तकनीक का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, बैटरी सेविंग मोड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बैटरी को सेविंग मोड पर रखना। बैटरी सेविंग मोड का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रोसेसर की स्पीड बढ़ाना, बैटरी की खपत कम करना, इंटरनेट स्पीड बढ़ाना या कॉलिंग स्पीड बढ़ाना। बैटरी सेविंग मोड
बैटरी सेविंग मोड, जब हमारा मोबाइल 20% से कम आ जाता है ना, तो बैटरी सेविंग मोड ऑन करने के लिए कहता है कि भैया अब वो ऐप्स बंद कर देते हैं जिनका आप काम नहीं है, बैकग्राउंड में 10-15 ऐप खुले हुए हैं, तो वो ऐप्स बंद कर देते हैं। इंटरनेट हो सकता है बंद हो जाए, आप मोबाइल चला रहे हो, छोटा मोटा काम जो करना है वो कर लो। तो सर बैटरी सेविंग मोड कुछ इस प्रकार का होता है। तो प्रोसेसर की स्पीड बढ़ाना, बैटरी की खपत कम करना, बैटरी की खपत कम करने के लिए सब बैटरी सेविंग मोड का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पर, मोबाइल की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? मोबाइल की परफॉर्मेंस अगर आपको बढ़ानी है तो अनावश्यक ऐप्स हटाओ, हर दिन फोन को फॉर्मेट करो, नहीं हर दिन तो नहीं करना है, बैटरी हमेशा 0% पर रखना, चलेगा ही नहीं, इंटरनेट बंद रखना, यूज कैसे करोगे फिर, अनावश्यक ऐप हटाओ, जो काम के ऐप नहीं है ना वो हटा दो, आज ही हटाओ, अभी हटाओ, मोबाइल बंद करके चालू करो, सब पूरा कचरा बाहर, इतना स्मूथ मोबाइल चलेगा जिसे आप लेकर आए थे। क्वेश्चन नंबर 49, मोबाइल फोन की स्पीड धीमी होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? अधिक कैश डेटा स्टोर होना, फोन का नया होना, नहीं सर। स्क्रीन ब्राइटनेस कम होना, ये नहीं सर। फोन का चार्जिंग पर होना, नहीं सर। अधिक कैश डेटा स्टोर होना, मैंने कहा ना कैश मेमोरी क्लियर कर लिया करो। बहुत सी बार हमारे कैश मेमोरी अगर क्लियर नहीं होती, फुल हो जाती है ना, काफ़ी टाइम तक हम किसी की कैश मेमोरी क्लियर नहीं करते हैं एप्लीकेशन में जाकर। जैसे आप इंस्टाग्राम बहुत चलाते हो, इंस्टाग्राम की कैश मेमोरी तो जाके क्लियर करो दादा, तब जाके थोड़ा इंस्टाग्राम सांस ले पाएगा, अभी वो बिल्कुल सांस ही नहीं ले पा रहा होगा, है ना। तो भैया अधिक कैश मेमोरी का स्टोर होना भी आपके मोबाइल को स्पीड धीमी कर देता है ना, कहीं हैंग होने लगता है, कहीं स्लो वर्क करने लगता है। आपने दबाया कोई बटन, दबा के बैठे रहो, अब खुलेगा, खुल रहा है, खुल रहा है, खुल रहा है, अब खुला, बहुत टाइम लगता है। मोबाइल को वायरस से बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अनजान वेबसाइट से ऐप डाउनलोड ना करना, बेहतरीन। बैटरी सेविंग मोड ऑन करना, स्क्रीन ब्राइटनेस बढ़ाना, फोन को एयरप्लेन मोड पर रखना, ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अनजान वेबसाइट से ऐप डाउनलोड न करना, यह है आप लोगों का मोबाइल को वायरस से बचाने का सबसे बेस्ट तरीका। आप सिर्फ अपने आधिकारिक जो जैसे गूगल प्ले स्टोर हो गया, ऐप स्टोर हो गया, आप इनसे ही डाउनलोड करो ऐप्स को। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन हमने किए हैं, जो है आपका पहला वाला आपका सिलेबस के अंदर आने वाला एक टॉपिक मोबाइल, क्या था यार वो हिंदी में मुझे नाम पता नहीं होता उसका, मोबाइल का यूज करना, उससे संबंधित जो आपका सिलेबस है उस टॉपिक से 50 क्वेश्चन मैंने अभी करवाए हैं। मैंने एक 200 प्रश्न की ऑलरेडी एक मैराथन ली है कंप्यूटर की, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना वो। ठीक है, ये हमारी 150 प्रश्न वाली अलग मैराथन चल रही है। अब अगला जो हमारा टाइप आएगा ना, वो आएगा MS ऑफिस से, MS ऑफिस। अब MS ऑफिस के अंदर हम MS वर्ड पढ़ते हैं, MS पावर पॉइंट पढ़ते हैं, MS एक्सेल पढ़ते हैं, है ना, MS आउटलुक पढ़ते हैं। तो ये चार चीज जो है ना, ये MS ऑफिस के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन चार चीजों पर हम फोकस करते हैं। MS ऑफिस ये एक बड़ा टॉपिक है, इससे ज्यादा हो सकते हैं क्वेश्चंस बने। मोबाइल वाली सुविधा, मोबाइल वाला जो हमने 50 क्वेश्चन देखे, उससे इसके कंपेरेटिवली कम बने। ठीक है, तो ये अच्छा टॉपिक है। 3-4 टॉपिक होते हैं लेकिन बहुत बढ़िया टॉपिक है। लास्ट टाइम भी मैंने इसको बहुत ज्यादा क्वेश्चन लेकर करवाए थे, इस बार भी हम कर रहे हैं। चलो ध्यान दो, पहला क्वेश्चन, MS वर्ड क्या है सर? MS वर्ड पूछा है, MS ऑफिस नहीं पूछा है। MS वर्ड क्या है सर? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है मतलब कि MS वर्ड में आप क्या काम कर सकते हो? कोई लेटर लिख सकते हो, है ना, आप कोई किताब लिख सकते हो। ये काम करने का मतलब टाइपिंग वगैरह करने का ज्यादातर काम हम MS वर्ड में करते हैं। पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। MS वर्ड फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है सर? MS वर्ड फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन जो होता है वो होता है .docx। 2007 से पहले हुआ करता था .doc, लेकिन 2007 के बाद .docx होने लग गया। ठीक है, तो आजकल अब जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे MS वर्ड के डिफॉल्ट एक्सटेंशन तो .docx होगा, है ना, PPTX हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना, सबके पीछे X लग गया। क्वेश्चन नंबर 3, MS वर्ड में हेडर और फुटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? हेडर और फुटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मान लीजिए आपने एक पेज में कोई डेटा लिखा, आपको उसको हेडर फुटर में कुछ लिखना है, मतलब उसका कोई हेडिंग वगैरह देनी है, नीचे पेज नंबर वगैरह ऐड करना है, या कोई और चीज आपको फुटर में ऐड करनी है, तो इसके लिए हेडर फुटर का यूज किया जाता है। पेज की संख्या और शीर्षक जोड़ने के लिए सर, बहुत सी बार मैं हमेशा कहता हूं कि आप ना इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, तो इंग्लिश का क्वेश्चन आपके ऑप्शन का मतलब आपके उस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन में देगा। इंग्लिश में पढ़ना ज्यादातर क्वेश्चन, अगर नहीं भी आए किसी दिन कोई क्वेश्चन समझ में, इंग्लिश में पढ़ना।
और 3 टॉपिक ऐसे आए हैं कि तीनों के तीनों वहीं से आपके आंसर बन जाएंगे, मतलब तुक्का लगाने की ट्रिक बता रहा हूं, कभी अगर फंस जाओ किसी का क्वेश्चन में तो। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किसका यूज करते हैं सर? Ctrl+B का यूज करते हैं। स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने का शॉर्टकट की क्या है सर? F5 है सर। आगे फाइंड एंड रिप्लेस खोलने का शॉर्टकट की क्या है सर? Ctrl+F से आप फाइंड खोलोगे। रिप्लेस करने के लिए Ctrl+H का यूज करते हो। रिप्लेस करने के लिए ये करोगे, लेकिन Ctrl+F से आप फाइंड करोगे। तो फाइंड एंड रिप्लेस दिया गया है तो Ctrl+F दबाओगे, Ctrl+F से फाइंड होगा, Ctrl+H से रिप्लेस होगा। क्वेश्चन नंबर 7, पेज ब्रेक का उपयोग किस लिए किया जाता है? पेज ब्रेक करना मतलब मान लीजिए पेज है, आपने लिखते लिखते आए, आपको यहां से पेज को ब्रेक करना है, तो पेज को ब्रेक करना मतलब कि ऊपर वाला डेटा आपको उस पेज पर नहीं रखना था, अब आपको एक नए पेज की शुरुआत करनी है। चलो देखते हैं। नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए सर हम पेज ब्रेक का यूज करते हैं। नए शीट जोड़ने के लिए नहीं, नए पेज की शुरुआत करने के लिए नहीं। क्या लिखा है? पेज ब्रेक का उपयोग ना, पेज ब्रेक का उपयोग ना, पेज ब्रेक का उपयोग किस लिए किया जाता है? हाँ तो फिर ये वाला राइट करो ना, एक नए पेज की शुरुआत करने के लिए नए पेज का यूज किया जाता है। नया पैराग्राफ तो वहीं पे भी यूज हो सकता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक पेज है, अब मैं यहाँ से लिखते लिखते आ रहा हूँ, तो देखो ये यहाँ तक मैंने खत्म किया, नया पैराग्राफ शुरू हो गया, तो नया पैराग्राफ शुरू कर सकता हूँ। पेज ब्रेक का मतलब है कि एक नए पेज की शुरुआत करने के लिए, एक नए पेज पर वापस से स्टार्टिंग से लिखने के लिए ऑप्शन नंबर सी का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, सेव एज विकल्प का उपयोग कब किया जाता है? नई फाइल बनाने के लिए, टू क्रिएट न्यू फाइल नहीं, फाइल को नए नाम से सेव करने के लिए जी। मान लीजिए ऑलरेडी मेरी ये वाली फाइल कंप्यूटर मैराथन 4 नाम से सेव है, अब मुझे इसी फाइल को कंप्यूटर मैराथन 5 नाम से सेव करना है, तो मुझे नाम चेंज करना है, तो सेव एस का यूज करूंगा। सेव कर दूंगा तो मैराथन नंबर 4 के नाम से सेव थी, सेव हो जाएगी, सेव एज करना पड़ेगा नए नाम से सेव करने के लिए। फ़ॉन्ट साइज बदलने के लिए हम किसका यूज करते हैं सर? फ़ॉन्ट साइज बदलने के लिए सर हम यूज करते हैं Ctrl+Shift के साथ P। Ctrl+P करोगे ना तो प्रिंट हो जाएगा, Ctrl+Shift के साथ P यूज करना पड़ेगा, तब जाके आपका फ़ॉन्ट साइज बदलेगा। Ctrl+F से फाइंड होता है। अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं? अलाइनमेंट सर 4 प्रकार के होते हैं। अलाइनमेंट समझते हो? राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, और एक होता है सर आप लोगों का जस्टिफाई। तो 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं आप लोगों के। क्वेश्चन नंबर 11 पर आओ। टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए किसका यूज किया जाता है? Ctrl+I का यूज इटैलिक करते हैं, Ctrl+B से बोल्ड होता है, Ctrl+U से आपका अंडरलाइन होता है, Ctrl+V से पेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 12, टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+U का यूज करते हैं, Ctrl+L से लेफ्ट अलाइन होता है, Ctrl+A से आप लोगों का ऑल सिलेक्ट होता है, और Ctrl+R से आपका राइट अलाइन होता है। क्वेश्चन नंबर 13, कॉपी करने के लिए किसका यूज होता है सर? Ctrl+C का यूज होता है कॉपी करने के लिए, Ctrl+X से कट होता है, Ctrl+V से पेस्ट होता है, Ctrl+P से ये आपका प्रिंट होता है। क्वेश्चन नंबर 14, पेस्ट करने के लिए सर Ctrl+V का यूज करते हैं सर, Ctrl+X से कट होगा और Ctrl+Z से अंडू होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आइए। कट करने के लिए किसका यूज करते हैं सर? Ctrl+X का यूज करते हैं कट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 पर आइए। अंडू करने के लिए किसका यूज करते हैं सर? Ctrl+Z का मतलब अंडू होता है, Ctrl+Y का मतलब रीडू होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आइए। रीडू करने के लिए सर Ctrl+Y का यूज करते हैं। कुछ शॉर्टकट की भी पूछी गई है और पूछी जाएगी आप लोगों से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, MS वर्ड में अधिकतम जूम स्तर क्या होता है सर? MS वर्ड में अधिकतम जूम होता है सर 500%। बाकी MS अगर आप पावर पॉइंट ले लीजिए या फिर आप MS एक्सेल ले लीजिए, उन दोनों में आपका 400% तक हाईएस्ट जूम होता है ना। MS वर्ड में अधिकतम जूम होता है 500% तक। क्वेश्चन नंबर 19, प्रिंट प्रीव्यू खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो सर Ctrl+P से प्रिंट प्रीव्यू ही तो खुलता है। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है, नाक पे बड़ी खुजली चल रही है। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है कि प्रिंट करने से पहले आप एक बार देख लो कि ये प्रिंट इस प्रकार से निकलेगा। ठीक है। Ctrl+O से ओपन होती है फाइल, ऑलरेडी जो आपके इसमें सेव है वो। Ctrl+N से एक नई फाइल ओपन हो जाएगी, Ctrl+S से सेव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, पेज का ओरिएंटेशन बदलने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है? ओरिएंटेशन बदलने के लिए यहाँ पर पेज लेआउट के अंदर आप लोगों को ओरिएंटेशन के अंदर जाना पड़ेगा। आप पेज लेआउट में ओरिएंटेशन वाले ऑप्शन में जाओगे तो पेज का ओरिएंटेशन आप बदल पाओगे। क्वेश्चन नंबर 21, वर्ड आर्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वर्ड आर्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वर्ड आर्ट का उपयोग किया जाता है सर आप लोगों का डिजाइन टेक्स्ट बनाने के लिए, टेक्स्ट एडिटिंग करने के लिए, फॉर्मेटिंग चेक करने के लिए, इमेज एडिटिंग करने के लिए। वर्ड आर्ट पूछा है आप लोगों से, टेक्स्ट एडिटिंग करने के लिए वर्ड आर्ट का यूज करते हो? नहीं, वर्ड आर्ट पूछा है ना, टेक्स्ट एडिटिंग हाँ कह सकते हैं,
दूसरा डिजाइन टेक्स्ट करने के लिए वर्ड आर्ट का यूज करते हो, क्रिएटिंग, नहीं ये नहीं, डिजाइन टेक्स्ट, हाँ यार ये होगा राइट आंसर, डिजाइन टेक्स्ट है ना। वर्ड आर्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो फॉर क्रिएटिंग डेकोरेटिव टेक्स्ट, वही तो लिखा है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का यूज किस लिए किया जाता है, डेकोरेटिव टेक्स्ट के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, डिजाइन टेक्स्ट बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, थिसॉरस का यूज किसके लिए किया जाता है, स्पेलिंग सुधारने के लिए, वर्ड काउंट करने के लिए, समानार्थी ढूंढने के लिए, या फिर फाइल सेव करने के लिए। थिसॉरस का मतलब क्या होता है, थिसॉरस का मतलब होता है सर समानार्थी शब्द ढूंढने के लिए, टू फाइंड अ सिनोनिम्स, इसके लिए सर हम थिसॉरस का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप क्या होता है, ड्रॉप कैप का उपयोग क्या होता है सर, टेक्स्ट को छोटा करना, पहला अक्षर को बड़ा करना, टेक्स्ट को इटैलिक करना, या फॉन्ट बदलना। पहले अक्षर को बड़ा करना, मैंने अखबार के उदाहरण दिया था लास्ट क्लास में, अखबार में पहला अक्षर बहुत बड़ा लिखा हुआ है अ, और बाकी फिर छोटे छोटे अक्षर लिखे हुए हैं, अ के बाद पना, नाम, ये है वो है, अक्षर अखबार में नहीं होता, पहला अक्षर बड़ा लिख देता है, बाकी सारे छोटे 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 अक्षर होते हैं, उसे कहा जाता है सर, उसे कहा जाता है ड्रॉप कैप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पर आओ। ट्रैक चेंज का उपयोग किस लिए किया जाता है सर, ट्रैक लिखा है, ट्रैक चेंज का उपयोग किस लिए किया जाता है, टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए, एडिटिंग को ट्रैक करने के लिए, डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए, टेबल जोड़ने के लिए। नहीं आया ना समझ में, क्या होगा, इंग्लिश में पढ़ो। व्हाट इज द पर्पस ट्रैक चेंज इन एमएस वर्ड, ट्रैक चेंज देखो, टू ट्रैक एडिटिंग चेंज, खत्म। मैंने क्या कहा, इंग्लिश में अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो ऑप्शन में उसका आंसर मिल ही जाएगा, आपको ढूंढना ही पड़ेगा। भाई आपको ट्रैक को चेंज करना है, ये लिखा ट्रैक एडिटिंग चेंज, बस बात खत्म हो गई। और कहीं लिखा हुआ है क्या, और कहीं ट्रैक एडिटिंग चेंज नहीं लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 25, मेल मर्ज का क्या काम होता है, या मेल मर्ज का उपयोग किस लिए होता है, ईमेल भेजने के लिए, बल्क लेटर बनाने के लिए, ग्राफिक एडिट करने के लिए, या फिर वेब पेज बनाने के लिए। सर बल्क लेटर बनाने के लिए, टू क्रिएट बल्क लेटर्स, एक साथ अगर मुझे बहुत सारे लोगों को भेजना है एक ही चीज, तो मैं बल्क लेटर बनाने के लिए सर मेल मर्ज का यूज करता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे कहा एमएस एक्सेल क्या है, एमएस एक्सेल क्या है सर, प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, वेब ब्राउजर है, या डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है सर, एमएस एक्सेल एक प्रकार का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है सर, इसमें स्प्रेडशीट होती है, इसमें वर्डशीट होती है, ठीक है, वर्कबुक होता है सर। क्वेश्चन नंबर 27, एमएस एक्सेल फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, एमएस एक्सेल फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। जैसे हमने एमएस वर्ड का देखा था, एक्सेल का क्या होगा सर, .docx, .pptx, .xlsx, जी सर, .xlss, एस के बाद एक्स लग जाएगा, कुछ नहीं। 2007 के पहले ये भी .xls हुआ करता था, 2007 के बाद .xlsx हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, एक्सेल में रो और कॉलम को मिलाकर क्या बनता है सर, एक्सेल में रो और कॉलम को मिलाकर सर सेल बनता है, एक सेल बनता है सर। जैसे मान लीजिए ये है, ये जैसे कि एक सेल है सर, मान लीजिए ये एक सेल है, तो ये सेल कैसे बनेगा, इस नंबर के कॉलम से, इस नंबर के रो से, रो और कॉलम से मिलकर क्या बनता है सर, सेल बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पर आइए। एक्सेल में कॉलम को पहचानने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। एक्सेल में अगर आपको कॉलम को पहचानना है कि कॉलम कैसे पहचानेंगे, तो कॉलम को पहचानने के सर हम अल्फाबेट का यूज करते हैं, कॉलम को पहचानने के लिए सर हम अल्फाबेट का यूज करते हैं। इधर अल्फाबेट लिखे जाते हैं ABCD, ये ए अल्फाबेट का कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम। अल्फाबेट को पहचानना मतलब कॉलम को पहचानने के लिए अल्फाबेट का यूज किया जाता है, और एमएस एक्सेल में रो को पहचानने के लिए या पंक्तियों को पहचानने के लिए नंबर का यूज किया जाता है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब कितने कितने ये होते हैं, ये प्रश्न पूछा जाएगा। एक्सेल में अधिकतम कितने कॉलम होते हैं, तो सर अधिकतम कॉलम कितने होते हैं, 16,384, 16,384 कॉलम होते हैं। मतलब ये ABCD जो होते हैं ना, ये 16,384 तक चलते हैं। और सर ये पूछा जाए कि एक्सेल में कितनी पंक्तियां होती है, तो 10,48,576, 10,48,576 पंक्तियां होती है सर, इतनी पंक्तियां होती है, इतने कॉलम होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला लिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जब भी आप एमएस एक्सेल में फॉर्मूला लिखोगे ना, सबसे पहले बराबर लगाना पड़ेगा, तभी फॉर्मूला एक्टिव होता है, उसके बाद फॉर्मूला आप लिख पाओगे। एक्सेल में सम फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। सम फंक्शन, सम मतलब ऐड करना, संख्या घटाने के लिए, संख्या जोड़ने के लिए। सर सम फंक्शन का यूज किया जाता है जोड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 35, एक्सेल में किसी फॉर्मूले को कॉपी करने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है। एक्सेल में अगर आपको किसी फॉर्मूले को कॉपी करना है, तो सर उसके लिए आप किसका क्या लिखा है, एक्सेल में किसी फॉर्मूले को कॉपी करने के लिए कौन सा विकल्प यूज करेंगे, फॉर्मेट पेंटर का, ऑटोफिल का, चार्ज टूल का, या शॉर्ट का।
एक्सेल में अगर किसी फॉर्मूले को कॉपी करना है तो ऑटोफिल का हम यूज़ कर सकते हैं। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, इसको मैं थोड़ा सा डाउट है मेरे को, इसमें ऑटोफिल ही होना चाहिए। ऑटोफिल का यूज़ करेंगे तो हम फॉर्मूले को कॉपी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, मर्ज एंड सेंटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मर्ज एंड सेंटर का उपयोग किया जाता है सर किसके लिए? दो या दो से अधिक सेल को मिलाकर उन्हें केंद्र में करने के लिए, कॉलम जोड़ने के लिए, टेबल बनाने के लिए, फॉर्मूला हटाने के लिए। सर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। दो या दो से अधिक सेल को अगर मिलाना है और उन्हें केंद्र में रखना है तो मर्ज कर लो और सेंटर में कर लो। मर्ज कर लो मतलब मिला लो, सेंटर में कर लो मतलब बीच में रख लो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 पर आइए। फिल्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डेटा छांटने के लिए, सेल हटाने के लिए, शीट बंद करने के लिए, पंक्ति जोड़ने के लिए। सर डेटा को छांटने के लिए। फिल्टर का मतलब क्या होता है? जैसे आपके पास ना अनगिनत बहुत सारे कॉलम और बहुत सारी रो है, आपने बहुत सारा डेटा लिख रखा है, आपको फिल्टर लगा देना है कि मुझे सिर्फ नाम चाहिए, उनके मोबाइल नंबर चाहिए, उनके पेरेंट्स का नाम चाहिए, बस, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये फिल्टर लगाकर सिर्फ 3 चीज आपको दिखाई देगी, बाकी चीजें आपको हाइड कर देगा वो। क्वेश्चन नंबर 38 पर आइए। फ्री स्पेंस का मतलब क्या होता है? फ्री स्पेंस, फ्री स्पेंस का मतलब क्या होता है? फ्री स्पेन का मतलब होता है कि आपने बहुत सारी रो में या रो और कॉलम में कुछ लिखा हुआ है, अब आप जब स्क्रॉल डाउन करोगे ना तो नीचे चला जाएगा वो पूरा की पूरा। अब आपको यही पता नहीं है कि नेम कहाँ पर लिखा है, पेरेंट्स का नेम, पिताजी का नाम कहाँ लिखा है, मदर का नाम कहाँ लिखा है, मोबाइल नंबर कहाँ लिखा है, आधार नंबर कहाँ लिखा है, ये भी ऊपर चला जाता है। आपको इस वाले कॉलम को, सॉरी इस वाली रो को आपको फ्रीज करना है। फ्रीज करना है मतलब यहीं रोक के रखना है, ये यहीं रहे, बाकी जितनी भी नीचे वाली कॉलम में मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो वो ऊपर चली जाए, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये सारे नाम आ रहे हैं, ये पेरेंट्स के नाम आ रहे हैं, मदर्स के नाम आ रहे हैं, ये मोबाइल नंबर आ रहे हैं, ये आधार कार्ड आ रहे हैं। फ्रीज करके रखना, ठीक है। तो शीट लॉक करने के लिए, पंक्ति या कॉलम को स्थिर करने के लिए, ये देखो फ्रीज करना मतलब पंक्ति या कॉलम को स्थिर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। एक्सेल में सबसे पहले सेल का पता क्या होता है? सबसे पहला सेल जो होता है ना वो होता है A1, पहले नंबर की रो, पहले नंबर का कॉलम, A1, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40। एक्सेल में कॉलम की चौड़ाई को कैसे बदला जा सकता है? एक्सेल में कॉलम की चौड़ाई को कैसे बदला जाता है? ध्यान देना, एक्सेल में कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए सर आप इंसर्ट में जाओगे और कॉलम वेथ पर जाके क्लिक करोगे तो आप लोगों का जो है एक्सेल में कॉलम की चौड़ाई बदल जाएगी। ठीक है। ये क्वेश्चन अभी तक हमने जो किए हैं लगभग 95 क्वेश्चन हुए हैं, क्योंकि एक पीपीटी में, मतलब इस पेज में 99 पेज ही हम ऐड कर सकते हैं, इसलिए मैंने एक पीपीटी में या एक इस पीडीएफ में 97 पेज ऐड किए हैं और ये कंप्लीट हो गया है। ये सेव आप लोगों को कर लेना है मोबाइल नंबर। अब मैं दूसरी पीपीटी ओपन कर रहा हूँ या दूसरी पीडीएफ ओपन कर रहा हूँ जिसमें बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं हम उनको फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको मैंने सेव कर लिया। देखो अगली पीडीएफ हम ओपन कर लेते हैं। कहाँ गई हमारी सर 5वें नंबर की महिला सुपरवाइजर मैराथन कंप्यूटर? ये रही सर। चलो, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए आप इस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमने 4 नए बैच लॉन्च किए हैं, एमपी एसआई के लिए आगामी, एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, एमपी आबकारी आरक्षक के लिए और एमपी वन रक्षक और जेल प्रहरी के लिए। आप इन चारों कोर्स में जुड़ सकते हैं। आगामी एग्जाम्स जो आप लोगों का टारगेट है आप उस हिसाब से बैच को परचेस कर सकते हैं। इसमें लाइव क्लासेस हमने शुरू कर दी है, बाकी आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं। बाकी आप 49 रुपीज़ में टेस्ट सीरीज का पास ले सकते हैं कंप्लीट। ठीक है, चलिए वापस से शुरू करते हैं हमारी क्लास को, जहां हम रुके थे वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, चलो MS पावर पॉइंट, अब हम पावर पॉइंट से शुरुआत कर रहे हैं। हमने MS एक्सेल को देखा, हमने MS वर्ड को देखा, अब हम पावर पॉइंट पर आ गए हैं। इसके बाद हम इंटरनेट, एक और टॉपिक बच रहा है उसको भी देखेंगे। आओ देखते हैं MS पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए किया जाता है। सर पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए किया जाता है? डेटा विश्लेषण करने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, वीडियो एडिटिंग करने के लिए या प्रोग्रामिंग के लिए। सर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, टू क्रिएट प्रेजेंटेशन आप MS पावर पॉइंट का यूज करते हो। दूसरा, MS पावर पॉइंट फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन हमने तीनों का देख लिया, 2 वर्ड और एक्सेल का पहले देखा, PPT अब आ गया। .pptx इसका एक्सटेंशन होता है। ये होता है सर आप लोगों का MS वर्ड का, ये होता है आपका एक्सेल का। ठीक है, और ये होता है आपकी टेक्स्ट फाइल का, TXT टेक्स्ट फाइल का। चलो क्वेश्चन नंबर 53 पर आओ। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट क्या होता है? F5। आप F5 दबाओगे आपका स्लाइड शो शुरू हो जाएगा। ठीक है, स्लाइड शो शुरू हो जाएगा मतलब आपने जो प्रेजेंटेशन तैयार किया है ना वो फुल स्क्रीन पर चलने लग जाएगा। उसमें जो आप लोगों ने एनिमेशन डाला है ना, ट्रांजिशन डाला है, फोटोग्राफ्स डाले हैं, वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए शॉर्टकट की क्या है? नई स्लाइड को जोड़ने के लिए सर हम किसका यूज करते हैं? सर नई स्लाइड जोड़ने के लिए ना Ctrl+N, न्यू स्लाइड जोड़ने के लिए, नई स्लाइड जोड़ने के लिए सर हम Ctrl+N का यूज कर लेंगे। ठीक है,
चलो कंट्रोल प्लस एन नहीं, कंट्रोल प्लस एम होगा, कंट्रोल प्लस एम होगा। कंट्रोल प्लस एम से आप एक नई स्लाइड जोड़ पाओगे, कंट्रोल प्लस एन से तो नया एक पीपीटी शुरू हो जाएगी। कंट्रोल प्लस एन से, कंट्रोल प्लस एम से आप एक नई स्लाइड को जोड़ना है सिर्फ आपको, तो कंट्रोल प्लस एम होगा। एमएस पावर पॉइंट में ट्रांजिशन का उपयोग क्या होता है? ट्रांजिशन किस लिए यूज किया जाता है सर? ट्रांजिशन टेक्स्ट एडिटिंग के लिए, स्लाइड बदलने के लिए, चित्र जोड़ने के लिए, या वीडियो जोड़ने के लिए? देखो भैया, टेक्स्ट एडिटिंग के लिए नहीं, टेक्स्ट एडिटिंग के लिए नहीं, स्लाइड बदलने के लिए जी सर। एक स्लाइड से जब आप दूसरी स्लाइड पर जाते हो ना, तो ट्रांजिशन लगाते हो। जैसे मान लीजिए इस स्लाइड से मैं अगली स्लाइड पर जा रहा हूं, तो देखो मेरे पास कोई ट्रांजिशन लगा हुआ नहीं है, तो अगली स्लाइड अपने आप आ गई। लेकिन अगर मैं ट्रांजिशन लगाता, ये बिल्कुल यहां से उड़कर उधर जाता, अगली वाली स्लाइड मेरी इधर से आती है ना, या इधर से आती, या बिंदु 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 बनते पहले फिर आती, उसे ट्रांजिशन कहते हैं। तो एक स्लाइड से जब दूसरी स्लाइड पर जाएंगे ना, तो उसे ट्रांजिशन कहा जाता है। स्लाइड बदलने के लिए सर हम ट्रांजिशन का यूज करते हैं। एनिमेशन का यूज कब किया जाता है सर पावर पॉइंट में? स्लाइड का रंग बदलने के लिए नहीं, ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए जी सर। ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए मतलब मेरे इस क्वेश्चन में अगर मान लो मैं फोटोग्राफ्स भी लगाता, कुछ टेक्स्ट भी लिखता और कुछ नई नई चीजें होती, तो मैं ना एनिमेशन का यूज करता। एक एक करके आता ना सर, पहला क्वेश्चन आ जाता, फिर ऐसे ब्लिंक होता, फिर अचानक से एक ऑप्शन आता, फिर दूसरा ऑप्शन आता, फिर एकदम से उड़ के कोई डायग्राम आ जाता, उसे कहा जाता है सर एनिमेशन। एक ही अलग अलग ऑब्जेक्ट को एक ही स्लाइड पर लगाना एनिमेशन कहलाता है, और एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाना सर हम ट्रांजिशन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 पर आओ। पावर पॉइंट में हैंड आउट क्या होता है? हैंड आउट लिखा हुआ है, हैंड आउट। हैंड आउट क्या होता है सर आपका? स्लाइड को प्रिंटेड वर्जन, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, या एनिमेशन सेटिंग। हैंड आउट लिखा हुआ है, ऑप्शन देखते हैं कहीं पर हमें मिल जाए। हैंड आउट, अ प्रिंटेड वर्जन ऑफ स्लाइड, स्लाइड को प्रिंटेड, हैंड आउट। हैंड आउट तो यही होता है। ऑडियो फाइल, प्रेजेंट वीडियो प्रेजेंटेशन, अ वीडियो प्रेजेंटेशन नहीं, अन एनिमेशन सेटिंग। यार इसका देखना पड़ेगा। देखो जो क्वेश्चन मुझे 1% भी डाउट है ना, मैं टिक तो कर रहा हूं लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं, इसको आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, हैंड आउट, क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत कम पढ़ा है शायद। पावर पॉइंट में हैंड आउट क्या होता है सर? तो स्लाइड का प्रिंटेड वर्जन होता है, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा अनुमान ये, मैं तुक्का लगा रहा हूं, बाकी आप इसको एक बार चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 57, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड डुप्लीकेट करने का क्या? सर स्लाइड को डुप्लीकेट करना मतलब कंट्रोल प्लस डी। मान लीजिए यही स्लाइड मुझे अगली वाली भी स्लाइड चाहिए, तो कंट्रोल प्लस सी करके वी करना, इससे अच्छा कंट्रोल प्लस डी कर लो, कंट्रोल प्लस डी से भी डुप्लीकेट हो जाए। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग क्या होता है? स्लाइड मास्टर सभी स्लाइड को एक जैसा लेआउट लागू करने के लिए, स्लाइड डिलीट करने के लिए, डेटा जोड़ने के लिए, प्रेजेंटेशन करने के लिए। सर सभी स्लाइड को एक जैसा लेआउट करने के लिए स्लाइड मास्टर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, पावर पॉइंट में स्मार्ट आर्ट का उपयोग क्या होता है? स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट का यूज किस लिए किया जाता है सर? टेबल बनाने के लिए, डायग्राम और आरेख बनाने के लिए, फाइल सेव करने के लिए, या एनिमेशन जोड़ने के लिए? सर डायग्राम और आरेख बनाने के लिए सर हम स्मार्ट आर्ट का यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, एमएस आउटलुक। एमएस आउटलुक, एमएस आउटलुक किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है सर? एमएस आउटलुक एक प्रकार का ईमेल क्लाइंट है। ठीक है, ईमेल जीमेल जो होता है ना, वो एमएस आउटलुक के अंतर्गत आता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 62 पर आओ। एमएस आउटलुक में इनबॉक्स क्या दर्शाता है? इनबॉक्स क्या दर्शाता है आमतौर पर? इनबॉक्स दर्शाता है सर हमारे मैसेजेस को। ठीक है, तो भेजे गए ईमेल को दर्शाता है सर इनबॉक्स, प्राप्त किए गए ईमेल को, भेजे गए ईमेल को। इनबॉक्स तो सर प्राप्त किए गए ईमेल, रिसीव ईमेल को दिखाता है। इनबॉक्स में हम क्या करते हैं सर? किसी के आए हुए मैसेज को पढ़ते हैं, किसी को भेजे हुए मैसेज को थोड़ी पढ़ते हैं। इनबॉक्स में आए हुए मैसेज को पढ़ते हैं, है ना। तो सेंट ईमेल में आएगा सर भेजे गए मैसेज, इनबॉक्स का मतलब है रिसीव ईमेल्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 63, आउटलुक में सीसी और बीसीसी का उपयोग किस लिए किया जाता है? सर कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी का यूज किस लिए किया जाता है? मेल को कॉपी करने के लिए, मेल डिलीट करने के लिए, मेल सेव करने के लिए, मेल ब्लॉक करने के लिए। मेल को कॉपी करने के लिए, टू सेंड अ कॉपी ऑफ द मेल। कार्बन कॉपी का मतलब होता है कि उसके जैसी कॉपी हो जाए। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब है कि सामने वाले को पता ना चले कि कितने लोगों को भेजा गया है। कुछ इस प्रकार से कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी चलता है। ये देखो, आउटलुक में अटैचमेंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अटैचमेंट का यूज किसके लिए किया जाता है? ईमेल को फाइल जोड़ने के लिए, अटैच करने के लिए, ईमेल भेजने के लिए, ईमेल एडिट करने के लिए, ईमेल डिलीट करने के लिए। सर अटैचमेंट का यूज अटैच करने के लिए किया जाता है, तो टू अटैच फाइल इन अ ईमेल।
सीधा सा ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 65 पर आओ। MS आउटलुक में जंक ईमेल क्या होता है? जंक ईमेल क्या होता है सर? महत्वपूर्ण ईमेल होते हैं? नहीं, जंक ईमेल होते हैं सर अनचाहे ईमेल। अनचाहे ईमेल जो हमें अनवांटेड होते हैं, हमारे काम के नहीं होते हैं सर, वो ईमेल। क्वेश्चन नंबर 66, MS आउटलुक में कैलेंडर का क्या उपयोग होता है? ईमेल भेजने के लिए, मीटिंग शेड्यूल करने के लिए, मेल डिलीट करने के लिए, इनबॉक्स क्लीन करने के लिए? सर मीटिंग शेड्यूल करने के लिए कैलेंडर का यूज किया जाता है। किसमें? MS आउटलुक में। अगला क्वेश्चन नंबर 67, MS आउटलुक में रिप्लाई ऑल का क्या अर्थ होता है? केवल भेजने वाले को उत्तर भेजता है, सभी प्राप्तकर्ताओं को उत्तर भेजता है, मेल डिलीट करता है या मेल सेव करता है? देखो रिप्लाई ऑल का मतलब होता है जितने भी लोगों ने मुझे मैसेज किया है ना, सबको एक साथ रिप्लाई करना है। क्या लिखा है? सेंड रिप्लाई ओनली टू द सेंडर या सेंड रिप्लाई टू ऑल रिसीप्शन। जी सर, ये आएगा ना, सभी प्राप्तकर्ताओं को उत्तर भेजता है सर। जितने भी लोगों ने हमसे जब प्रश्न पूछा उन सबको हम उत्तर दे रहे हैं। तो ऑल रिप्लाई ऑल भी तो लिखा है, तो सेंड रिप्लाई टू ऑल रिसीप्शन। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 68, MS आउटलुक में सिग्नेचर का क्या अर्थ होता है? सिग्नेचर मतलब क्या होता है? साइन ही तो होता है। ईमेल भेजने के लिए नहीं सर, ऑटोमेटिक साइन जोड़ने के लिए जी सर, ये सिग्नेचर का यूज ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। अच्छा, यहां से आप लोगों का अब इंटरनेट टॉपिक शुरू कर दिया हमने। इंटरनेट, क्योंकि आपके 3 टॉपिक महत्वपूर्ण थे। एक मोबाइल संचालन का अध्ययन, दूसरा था आपका MS ऑफिस, तीसरा था आपका इंटरनेट। हमने पिछली कुछ स्लाइड में और इसके कुछ स्लाइड में MS ऑफिस को समझा, पिछली स्लाइड में हमने, पिछली PDF में हमने मोबाइल संचालन को समझा। अब हम आ चुके हैं सर इंटरनेट पर। ठीक है, तो इंटरनेट को शुरू करने से पहले एक बार थोड़ा सा पानी पीऊंगा, तब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि इंटरनेट क्या है। ठीक है, चलिए चलिए भाई साहब, क्या पूछा है हमसे? इंटरनेट क्या है? इंटरनेट है सर नेटवर्कों का नेटवर्क, इंटरनेट कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा, इंटरनेट पर सबसे पहले विकसित की गई सेवा कौन सी है? इंटरनेट पर सबसे पहले कौन सी सेवा विकसित की गई थी? वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल, सोशल मीडिया या सर्च इंजन? सर ईमेल। इंटरनेट पर सबसे पहले ईमेल को यूज किया गया था। इंटरनेट पर सबसे पहले विकसित की गई सेवा ईमेल है। www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, URL का पूरा नाम क्या है सर? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का पूरा नाम होता है ये। ठीक है, अगला, डोमेन नेम में .com का अर्थ क्या होता है? अच्छा, .com जो होता है ना, किसके लिए होता है सर? ये .com किसके लिए होता है सर? कमर्शियल वेबसाइट के लिए सर, वाणिज्यिक वेबसाइट के लिए सर। .com ऐसे कोई भी एप्लीकेशन या ऐसे कोई भी वेबसाइट जिनके पीछे आप लोगों को .com दिख रहा है, मतलब समझ जाओ वो वाणिज्यिक वेबसाइट है, कमर्शियल वेबसाइट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इंटरनेट 6 पर, इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर मापन की सबसे छोटी इकाई क्या है?